हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्वानुमान से रिलेटेड सांख्यिकीय या वैज्ञानिक विधियाँ। हमने पूर्वानुमान की जो विधियाँ थी, ठीक है, इनके बारे में हमने लास्ट टॉपिक में हमने देखा था। व्यक्तिनिष्ठ जो विधियाँ थी उनके बारे में डिस्कस किया था, 5 प्रकार की थी। आज हम जो डिस्कस करेंगे जिन टॉपिक के बारे में वो है वैज्ञानिक या सांख्यिकीय विधियाँ। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम बात करते हैं इनके कुछ फायदे की। तो ये जो सांख्यिकीय विधियाँ होती है या वैज्ञानिक इनको विधियाँ बोलते हैं, तो ये व्यक्तिनिष्ठ विधियों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा सटीक और कारगर होती है। इनमें किसी प्रकार की कोई पक्षपात की कोई दिक्कत नहीं होती है। उन व्यक्तिनिष्ठ विधियों में पक्षपात होने की पूरी संभावना होती है, लेकिन ये है जो गणितीय जो विधियों के रूप में इनको मानते हैं, तो इसमें जो पक्षपात की जो संभावना है वो बिल्कुल ही न के बराबर हो जाती है। तो इस तरीके से इनके द्वारा जो आकलन या आंकड़े जो लगाए जाते हैं पूर्वानुमान से संबंधित, वो बहुत ही ज़्यादा सटीक बैठते हैं। इसलिए इन विधियों का प्रयोग है वर्तमान में बहुत ही अधिक हो रहा है। तो इसलिए आज हम इन सभी विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, वो आते हैं सूचकांक। पूर्वानुमान की सूचकांक विधि है। तो अब सूचकांक की बात कर लेते हैं। सूचकांक विधि क्या है? सूचकांक क्या है कि 2 वर्षों को हम यदि बात करें कि लास्ट ईयर हम ये मान लेते हैं कि भी वस्तुओं के भाव क्या थे और इस साल वस्तुओं के भाव में क्या अंतर है। तो जो लास्ट ईयर और वर्तमान में जो वस्तुओं के भाव में जो अंतर आया है, सूचकांक उन्हीं को इंडिकेट करता है। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि लास्ट ईयर किसी वस्तु के भाव थे 100 रुपये पर केजी थे, लेकिन इस बार है उसके भाव हो गए हैं 140 रुपये पर केजी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो इसका जो अंतर है, तो हमने 2 आंकड़े लिखे हैं जिनमें आप देख रहे हो कि ये मानते हैं 2019 का है और ये 2020 का है। तो 2020 में किसी वस्तु की बात कर लेते हैं, एक वस्तु है, इसके भाव ये थे पर केजी, अब हो गए 140। तो कितना परसेंट चेंज हुआ है? तो अपन देख लेते हैं 40% इसमें जो क्या है इसकी जो रेट में इंक्रीज हो गया है। तो सूचकांक हमें इस तरीके से इंडिकेट करके सूचकांक के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसमें इसको किस तरीके से निकाला जाता है? इसको 1 और पॉइंट के द्वारा निकालते हैं। किस तरीके से आप देखोगे, इसमें क्या है, जो वर्तमान जो वर्ष के जो आंकड़े वो लिखते हैं ऊपर और जो लास्ट ईयर के जो आंकड़े हैं वो लिखते हैं नीचे। तो इस तरीके से इसको अपन निकालें तो 1.4। तो इस तरीके से जो लास्ट ईयर को बोलेंगे 1, तो इसको बोलेंगे 1.4। तो जो ग्रोथ हुई है वो 0.4 बढ़ गई है। 0.4 को हम प्रतिशत के रूप में भी देख सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं। तो यदि आप 0.4 को यदि आप सबसे बेस्ट आधार जो इसका जो आधार की जो वैल्यू है उसको यदि आप 1.4 को मल्टीप्लाई करते हो तो जो करंट ईयर की जो वैल्यू है वो आ जाती है। तो इस तरीके से 140 रुपये इसकी रेट आ जाती है। तो जो इस प्रकार से इंडेक्स है, जो सूचकांक है, हमें आंकड़ों को लास्ट ईयर से नए ईयर में किस तरीके से जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बताते हैं। और सामान्यतः इनको 1 पॉइंट के रूप में देखा जाता है। 1 पॉइंट समथिंग आता है इसका जो आंकड़ा है। तो इस तरीके से आप यदि लास्ट ईयर के कई सालों के जो आंकड़े ले रहे हैं और वर्तमान में जो आप यदि आप कोई उनको यूज़ में लेना चाह रहे हो उस आंकड़ों को, तो आप देख सकते हो कि पीछे के कितने सालों में क्या क्या चेंजेस हुए, कितनी परसेंटेज में या कितने ये इंडेक्स के रूप में ये आगे बढ़ रहे हैं, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पूर्वानुमान या अनुमान लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में इस तरीके से भी चेंजेस आंकड़े होंगे और हम इस तरीके से कोई अच्छा एक डिसीजन ले सकते हैं। तो पूर्वानुमान के लिए ये भी एक अच्छी विधि है। इसके लिए वर्तमान में हम देख सकते हैं कि जो थोक विक्रेता जो सूचकांक होते हैं, उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक है वो भी हम जान सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो महंगाई के सूचकांक है हम उनको देखते रहते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं में इनके बारे में बार बार जो आंकड़े दर्शाए भी जाते हैं। बहुत सारे जो बैंक से रिलेटेड जो सूचकांक होते हैं वो RBI जारी करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हम सूचकांक हैं जो हम अखबारों में, समाचार पत्र पत्रिकाओं में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और क्या क्या कितना चेंज हुआ है वो इस माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, जो मेथड है, वो जो पूर्वानुमान की है,
उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो काल श्रेणी विश्लेषण के अंतर्गत जिनका अध्ययन किया जाता है सामान्यतः उसमें हम टॉपिक है 4 देते हैं, दीर्घकालीन प्रवृत्ति के विश्लेषण होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंदर सामान्य बात करें काल श्रेणी विश्लेषण में हम समय के आधार पर कुछ चीज़ों का आकलन करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे सेल्फ की बात कर लेते हैं, सेल्फ के लिए भी जानकारी तो मासिक ले सकते हैं, त्रैमासिक ले सकते हैं, 6 मंथ से ले सकते हैं, 1 साल 2 साल के आंकड़े ले सकते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें ये काल श्रेणी विश्लेषण के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा प्रोडक्शन से रिलेटेड आंकड़े ले सकते हैं, 6 महीने 2 महीने या 1 साल से 2 साल के आंकड़े ले सकते हैं। तो आदि ये इस प्रकार के आंकड़े जो काल श्रेणी विश्लेषण से ही जुड़े हुए हैं। तो हम किसी प्रकार के समय के जो माप है उनको हम इसी से संबंधित समझते हैं। तो समय से संबंधित हमने माप के बारे में बात करी, 6 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ और 1 ईयर, 2 ईयर, इस तरीके से किसी प्रकार के आंकड़ों को हम लेते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। तो वो काल श्रेणी विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन प्रवृत्ति के जो माप होते हैं तो बिंदु एक विधि के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। अर्धमाध्य विधि, चरमाध्य विधि, न्यूनतम विधि, इन सभी विधियों को हम पहले से ही हमारे वीडियोज में दर्शा चुके हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सभी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हमने सभी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सही थी, हमने इनको समझाया था। अब बात करते हैं हम और इसमें और किन किन प्रकार के जो चेंजेस है उनको दर्शाया जाता है। तो मौसम परिवर्तन अर्थव्यवस्था में कई बार क्या है मौसम के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। किन में चेंज होता है? अर्थव्यवस्था की जो अर्थव्यवस्था में चेंज होता है। आप क्या ऐसे समझिए कि सर्दियों में सर्दी वाली चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, गर्मियों में गर्मियों वाली चीज़ों की डिमांड होती है, बरसाती सीजन में बरसाती चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। इस तरीके से आप देखते हैं कि मौसम के अनुसार हर चीज़ों की जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है और वो जो उतार चढ़ाव उनमें आते हैं उनका आकलन इस काल श्रेणी विश्लेषण से किया जाता है। हम बात करते हैं चक्रीय उत्पादन। अर्थव्यवस्था में चक्रीय उत्पादन का मतलब है जो व्यापार चक्र। अर्थव्यवस्था में क्या है तेजी और मंदी के दौर आते रहते हैं और उनको भी यदि समझना है तो आपको ये काल श्रेणी विश्लेषण का सहारा लेना पड़ता है। अर्थव्यवस्था में जो तेजी और मंदी के जो दौर आते हैं, जो चक्रीय उत्पादन कहते हैं उनको, कभी अर्थव्यवस्था में तेजी का दौर, कभी मंदी का दौर, वो सारे के सारे इन्हीं के द्वारा विश्लेषण किया जाता है। यादृच्छिक ये भी एक प्रकार के उतार चढ़ाव कंडीशन है, ठीक है, जिसे हम किसी एक का चयन करते हैं। तो ऑल ओवर इन सभी में जो समय के माप है सारे के सारे इनका हम क्या करते हैं विश्लेषण करते हैं। यदि हम बात करें डायग्राम के रूप में दर्शाना चाहें तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ट्रेंड लाइन को इधर कर देते हैं वर्ष और इधर कर देते हैं मांग। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन। ये हमें ये शो कर रही है कि हमारा बिजनेस चल रहा है और एक समान गति से धीरे धीरे चलता हुआ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। वर्ष इधर दर्शाएं, यदि अपन बात करें वर्ष ये 2000 की बात कर ले, यहाँ 2001 लिख देते हैं, यहाँ 2002 लिख देते हैं, यहाँ 2003 है। तो लगातार मतलब हमारी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है और एक प्रतिशत के रूप में, ठीक है, यह एक फ्लो में इस लगातार बढ़ रही है, एक निश्चित परसेंटेज में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कभी बड़े उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें बिजनेस जो लाइन की, बिजनेस साइकिल जो होता है बिजनेस लाइन, तो वो किस तरीके से होता है? बिजनेस में जो चेंज आते रहते हैं, कभी तेजी का दौर, कभी मंदी की दौर, किस तरीके से दर्शाते हैं? इधर वही कर देते हैं डिमांड और इधर कर देते हैं ईयर, ठीक है। ईयर हम इस तरीके से मान लेते हैं और इसमें किस तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं इस तरीके से। यदि देखोगे कि अब यहाँ ये इसको एक ऊपर वाली लाइन में डालता हूँ तो अब देखोगे कि यहाँ का जो पहला वर्ष था उनको नाम देते हैं 2001, 2002, 2003, 2004। तो अब देखोगे कि 2001 में जो हमारी ट्रेंड लाइन है सीधा जो रेशियो था उससे ऊपर गया हमारा बिजनेस, 2 में डाउन आ गया, 3 में भी लगभग गया डाउन में, उसके बाद 4 में वापस ग्रोथ करने लग जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, इन ट्रेंड लाइन के माध्यम से समझ सकते हैं, बिजनेस लाइन के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव है तो ये सारे के सारे समय के माप है। तो समय के माप है तो किसके द्वारा समझ सकते हैं? काल श्रेणी विश्लेषण के। तो इसी के आधार पर क्या अनुमान लगाया जा सकता है? आप देख सकते हो कि भी ये एक जैसी चल रही है अर्थव्यवस्था, तो इसमें आपको ये शो कर रही है कि एक निश्चित अनुपात से लगातार हमारी अर्थव्यवस्था आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। यदि 5-4 साल में लगातार एक जैसी ग्रोथ है तो कोई भी इसके आधार पे अनुमान लगाए जा सकते हैं कि आगे भी ऐसी ही चलेगी। और ये साइकिल चलेगी, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, हर एक
पहले साल बाद में घट रहा है, दूसरे साल बढ़ रहा है, तो आप ये देख सकते हो एक साल घटा है तो अगले साल बढ़ोतरी होनी है कहीं ना कहीं, तो उसको देख करके कोई भी अनुमान लगाए जा सकते हैं बिजनेस के लिए। तो ऑल ओवर इसी तरीके से जो अनुमान लगाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यदि मौसमी परिवर्तन को हम डायग्राम के द्वारा दर्शाएं तो मौसमी परिवर्तन किस तरीके से होते हैं वो आप देखोगे कि मौसमी परिवर्तन होते हैं वो जल्दी जल्दी आते हैं। आप देखते हैं कि एक ही साल में 3 प्रकार के मौसम बदलते रहते हैं, 4 प्रकार के मौसम आपको बदलते हुए देखने को मिलेगा। तो उसमें जो बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस साइकिल है वो काफ़ी चेंज होता है देखने को मिलेगा आपको, वो इस तरीके की प्रवृत्ति देखने को मिलती है उसमें। तो इसमें ज़्यादा यानी बार बार ज़्यादा बड़े चेंज है तो अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी ट्रेंड लाइन थी ये सीधी थी, लेकिन इसमें जो चेंजेस हुआ है, जो इसमें जो बिजनेस में जो व्यापार में जो चेंजेस वो इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। तो मौसमी परिवर्तन और जो हमने लास्ट में लिखे थे जो यादृच्छिक और चक्रीय जो ऊर्जा है वो सारे इसी प्रकार के हम इनको समझ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ये चीज़ें हैं। अब हम हमारा जो इसका जो हमारी जो विधियाँ है वैज्ञानिक सांख्यिक विधियों का जो तीसरा पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट विधि है 30 नंबर पर गणितीय प्रक्षेपण या इसको बाह्य गणन विधि भी कहते हैं। तो इस विधि में क्या कुछ जो पुरानी मान्यता है उन मान्यताओं के आधार पर वर्तमान में अनुमान लगाए जाते हैं। तो इस विधि में जो जिसे ट्रेंड कर्व की बात करें हम, ट्रेंड कर्व बनाया जाता है और उसके द्वारा है या उन्नति कर्व, इसको लॉजिस्टिक कर्व भी बनाए जा सकते हैं, उन्नति कर्व इसको बोलते हैं। तो उसके द्वारा भी हम इसको दर्शाते हैं। तो ये एक विधि है जिसमें क्या है कि इसको गणितीय विधि है कि गणितीय कुछ आंकड़े होते हैं, आंकड़ों के आधार पर आने वाले टाइम में कुछ क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उनको आधार लेते हुए और नए आंकड़े निकाल लिए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक विश्लेषण विधि की। इस विधि के अंतर्गत युगपत समीकरण का सहारा लिया जाता है जिससे कि पूर्वानुमान निकाले जा सके। इसमें क्या होता है कि 2 टॉपिक होते हैं, जैसे x और y की बात कर लेते हैं और एक निश्चित आंकड़ा दे दिया जाता है। तो युगपत समीकरण की सहायता से हम यदि एक चीज की वैल्यू पूछी जाती है तो दूसरे की उससे कुछ संबंध होता है, ठीक है। यदि हम बात करें x और y जो वैल्यू है, ठीक है, ये ईयर है इधर 2001, 2002, 2003 और 2004 की बात करते हैं। तो x और y, x सपोज करिए कपड़े की मांग है और ये है जूतों की मांग। 2 प्रकार के ये हमारे जो वस्तुएं, एक तो जूते और कपड़े, इनकी x y में है। तो इसमें डिमांड लिख देते 10, 20, 30, 40, इसमें देते हैं 5, 15, 25 और 30। तो इसमें क्या है कि आप देखोगे कि दोनों में कुछ न कुछ संबंध है, ठीक है। इसमें ये अधिक है, ये कम है, इसमें ये ज्यादा हो जाता है, ये कम होता है, इसमें थोड़ा सा ये ज्यादा है, ये कम है। इसमें देखते हो कि ये 40 और 30 है। तो इस तरीके से इसमें कितनी प्रवृत्ति, इसमें समान तरीके से 10 आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से बढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें देखते हुए ही काम लिया जाता है। तो इन दोनों के मध्य जो संबंध है इनके आधार पर युगपत समीकरण बनाया जाता है। और इसमें ये क्या है कि x यदि कपड़ा यदि 2005 में इसकी मांग 50 है तो y बराबर क्वेश्चन मार्क के रास्ते y की याद करनी है, ठीक है। तो 2005 में ये x कपड़े की मांग 50 है तो y का मतलब ये है जूतों की मांग क्या होगी। तो ये हम युगपत समीकरण के द्वारा ये निकालते हैं। इसका मुख्य समीकरण होता है y बराबर 1 प्लस bx होता है, इसके सहायता से हम इसको ज्ञात करते हैं। इस तरीके से इस विधि से भी जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं और इसमें सीधा सा गणितीय हिसाब किताब होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा काम होता है। इनसे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन पीछे कर भी चुके हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आया कुछ तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।